हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो जो कि पाचन तंत्र का लगातार 2 वीडियो अपलोड कर किया जा चुका है, तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके उस वीडियो को भी वॉच कर लें ताकि आगे वाला वीडियो समझने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ये पाचन तंत्र का तीसरा जो पार्ट है। मैं पाचन तंत्र का तीसरा वीडियो बनाने से पहले मैं प्रीवियस जो वीडियो है उसको हम रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो सके। तो पाचन तंत्र जो होता है, जैसा कि ऑइसोफेगस से हमने सेकेंड पार्ट लिया था, तो ऑइसोफेगस से जिसका हिंदी रूप होती हैं ग्रास नली। क्या ग्रास नली होती हैं? मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि ग्रास नली क्या होती हैं, यह मुख गुहा जो होती हैं उसको आमाशय से जोड़ने का काम करती हैं। यानी जो मुंह होती हैं, मुंह में जो भी भोजन होती हैं उसका संपर्क आमाशय से होती हैं, आमाशय से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये नली के समान होती हैं। इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। क्या इसमें किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अगर सेकेंड पार्ट नहीं देखें तो कृपया करके उस पार्ट को भी देख लें, ताकि हम सिर्फ इसमें रिवीजन जल्दी जल्दी करवा देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत टाइम दे के पढ़ना है तो वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। 10 या 15 मिनट का ही वीडियो रहता है मेरा, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहता है जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। मेरा वीडियो मात्र 5 मिनट और 5 से 7 मिनट का रिवीजन रहता है और 11 से 12 मिनट का वीडियो रहता है। यानी कुल मिलाकर जोड़ें तो लगभग 18 से 19 मिनट का वीडियो रहता है। बस 18 से 19 मिनट में आप रिवीजन भी कर पाते हैं, 18 से 19 मिनट में अगले टॉपिक को भी देख पाते हैं। तो हम आपके समय का पूरा समर्थन करते हैं, 1 सेकेंड का भी बर्बाद आपका नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए, ऑइसोफेगस हम क्या देखिए, यह मुख गुहा से को आमाशय से जोड़ने का काम करती हैं। ये नली के समान होती हैं और इसमें किसी भी तरह का पाचन की क्रिया नहीं होती है। आमाशय नेक्स्ट बताए थे, आमाशय को पेट बोला जाती हैं, इंग्लिश में से स्टोमक बोला जाती हैं। ये थैला की आकृति के होती हैं जो भोजन को संग्रह करने में तथा पचाने में हेल्प करती हैं और यह भोजन को लगभग 4 घंटा यहाँ पर रोकती है। आमाशय के 3 भाग होती हैं, जैसा कि बतलाए थे, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक कौन 3 भाग होती हैं? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक से HCl निकलता है, जो लाइसोजाइम मुंह में कीटाणु को मारा था, वही काम यहाँ पर HCl करता है। भोजन को यहाँ पर अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ाता है। फंडिक बीज का भाग होती हैं जिसमें काटानुमा संरचना पाई जाती हैं, जिसे रूजी बोला जाता है। यह भोजन को रोकने का काम यही करता है। जब हम भोजन नहीं किए हुए होते हैं तो ये रूजी जो होती है खारा हो जाती हैं, जिससे चुभन होने लगती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती हैं, जिसे जठर रस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है ना, तो उसी रोग को गैस्ट्रिक बोला जाती हैं। क्या उसी रोग को गैस्ट्रिक बोला जाती हैं? जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाई जाती हैं। रेनिन जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी कि दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, अर्थात दूध को पचाने का काम करती हैं। और दूध में जो उपस्थित केसिन प्रोटीन जो होती हैं वो पाराकाइसिनेट में कैल्शियम पाराकाइसिनेट में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, यह प्रोटीन के पेप्टोन में बदल देता है। भोजन जो होती हैं वो आमाशय के बाद छोटी आंत में चला जाती हैं। पहले जब हम भोजन जब मुंह में लिए थे और उसे पचाने की कोशिश किए थे, उसको टुकड़ों में परिवर्तित करने का प्रयास किए थे, तो उसे बोगस बुला जाती हैं। लेकिन अब ये बोगस नहीं है, बल्कि अब कायम का रूप ले चुका है। ये जो भोजन यहाँ जब आमाशय वाले पोर्शन से जब नीचे छोटी आंत में जब पहुँचेगा, तो छोटी आंत में जैसे ही पहुँचेगा तो ये भोजन अब कायम का रूप ले चुका होता है। चलिए, इतना तक हम सेकेंड पार्ट में बता दिए थे। अब मैं पाचन तंत्र का जो तीसरा पार्ट है उसे बताने का प्रयास करते हैं छोटी आंत से। जैसा कि छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाती हैं,
छोटी आंत को क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाती हैं। छोटी आंत में काम क्या होती हैं? तो छोटी आंत में जो काम होती हैं भोजन को पूर्ण पाचन जो होती हैं यहीं पर होती हैं। कहाँ पर होती हैं? छोटी आंत में ही होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी भोजन अब बचा खुचा जो भोजन है वो जाकर छोटी आंत में क्या होगा? पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब छोटी आंत तो बहुत ही बड़ी होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि छोटी आंत सिर्फ नाम का छोटी है, पर ये होती है बहुत बड़ी। ये तीन विभागों में बात कर हम लोग उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तीन जो भाग होते हैं छोटी आंत का, उसे तीन भाग क्या कौन कौन बोलते हैं? पक्वाशय, जिसे डोडेनम बोलते हैं, जेजोनम और इलियम। ये तीन ही जगह होती हैं जहाँ पर भोजन जाती हैं और पूर्ण रूप से कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, मिनरल हो या कोई भी चीज़ हो, यहीं पर जाके पूर्ण पाचन हो जाता है। तो हम छोटी आंत को देखें। छोटी आंत में क्या होती हैं? पाचन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जल का पाचन नहीं होती हैं, जल का अवशोषण बड़ी आंत करती है। जब हम बड़ी आंत पढ़ेंगे तो जल का पाचन करवाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर हम लोग भोजन का पाचन करते हैं और तीन भाग में भोजन पाचन कंप्लीट हो जाती हैं, जहाँ पर पक्वाशय, जेजोनम और इलियम है। इसी तीन पार्ट में हम लोग भोजन को पूर्ण रूप से पचाकर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए थोड़ा बहुत लीवर के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि आपको फिगर में देख रहे होंगे, फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लीवर जो होती हैं वो पेट के बाएं साइड होती हैं। पेट की कौन सा साइड होती हैं? बाएं साइड होती हैं। अगर हम पित्ताशय की बात करें तो देख रहे हैं फिगर में यकृत के जस्ट नीचे जो है, क्या यकृत के जस्ट नीचे पित्ताशय होती हैं और अग्नाशय जो होती हैं वो आमाशय के लेफ़्ट साइड होती हैं, यानी पेट के लेफ़्ट साइड होती हैं। कौन सा साइड होती हैं? लेफ़्ट साइड होती हैं। जबकि पित्ताशय किधर होती हैं? यकृत के जस्ट नीचे होती हैं। क्या होती हैं? यकृत के जस्ट नीचे होती हैं। और जब हम पढ़ेंगे पित्ताशय की, जब हम विवेचना करेंगे, जब हम पित्ताशय जब बताएंगे तो डीप हम देने का प्रयास करेंगे। आखिर अभी देख लीजिए कौन कौन कहाँ पर है। यकृत दाएं साइड देख रहे हैं, पित्ताशय यकृत के नीचे देख रहे हैं, आमाशय के नीचे यानी कि राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हम अग्नाशय देख रहे हैं। उसके जस्ट नीचे जो है डोडेनम है, उसके बाद जेजोनम है, इलियम है और नीचे में जो होता है विलाई होती हैं जो चूसने का काम करती हैं। जो भोजन होती हैं उससे रस निकालने का काम कौन करता है? विलाई करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप फिगर में जो देख रहे हैं उस चीज़ को याद रखना है, कहाँ पर पित्ताशय है, कहाँ पर यकृत है, कहाँ पर अग्नाशय है, कहाँ पर आमाशय है, कहाँ आहार नाल है, कहाँ डोडेनम है, कहाँ जेजोनम है, कहाँ इलियम है, कहाँ विलाय है। आप इस चीज़ को खाली देखना है। बाद बाकी आगे जो है जब हम पढ़ेंगे तो बारी बारी से पढ़ेंगे तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम यकृत को देखते हैं। यकृत क्या होता है? यकृत को इंग्लिश में लीवर बोला जाती हैं। क्या बोला जाता है? लीवर बोला जाती हैं। लीवर का काम क्या होती हैं? यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या? लीवर जो होती हैं वो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। इसका वजन जो होती हैं 1.5 किलो के बराबर होती हैं, लगभग 1.5 किलो बोल सकते हैं। यकृत का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 kg। यह अपने क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। क्यों पुनर्निर्माण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती हैं? क्योंकि यहाँ सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा होता है। सेंट्रोसोम जो होता है यहाँ बहुत ज़्यादा कार्य करता है, इसलिए क्षतिपूर्ति भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा हम यकृत के विषय में जब हम ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लीवर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही याद रखें कि लीवर जो होती हैं क्षतिग्रस्त अंगों को जो पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। यकृत में क्या बनता है? पित्त बनता है। याद रखेंगे यकृत में पित्त बनता है, न कि जमा रहता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अक्सर कन्फ्यूजन होती हैं कि पित्त जमा कहाँ होती हैं और पित्त बनता कहाँ है। तो पित्त बनने का काम होती है यकृत में। क्या? यकृत में बनने का काम होती है। जबकि हम जमा करने का क्वेश्चन आ जाए कि पित्त जमा कहाँ होता है तो आपको यकृत नहीं बोलना है, आपको पित्ताशय बोलना है।
पित्ताशय बोलना है, क्योंकि पित्ताशय में पित्त जमा होती हैं, जबकि पित्त बनने का काम कहाँ होती हैं, यकृत में होती हैं। तो यकृत को हम विस्तृत जानकारी प्राप्त हम ग्लैंड नामक चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पर हम लोग करने का प्रयास करेंगे। फ़िलहाल के लिए यकृत इतना ही छोड़ देते हैं। पित्ताशय जो होती हैं वो पित्त, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाती हैं, गॉल ब्लैडर बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं, गॉल ब्लैडर बोला जाती हैं। यकृत द्वारा बनाया गया जो पित्त होता है, क्या, यकृत चूँकि पित्त बनाता है और यही पित्त बना करके उसे स्टोर, जब स्टोर आएगा यानी कि जमा करने की बात आएगा तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। क्या, पित्त जमा होता है। यहाँ पर पित्त निर्माण नहीं होता है, याद रखेंगे। पित्ताशय में पित्त निर्माण नहीं होती हैं, जब बल्कि यहाँ पित्त जो होती हैं जमा होते हैं। ये यकृत के जस्ट नीचे होती हैं। क्या, कहाँ होती हैं, फिगर में देख लीजिए, यकृत के जस्ट नीचे है पित्ताशय। तो पित्ताशय जो कहाँ होता है, ये पित्ताशय जो होती हैं वो पित्ताशय जो यकृत के जस्ट नीचे होती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि पित्ताशय में स्टोन हो जाता है। क्या, पित्ताशय में स्टोन हो जाता है, और ये जो पित्ताशय में जब स्टोन होता है ना तो ये कभी भी ठीक नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, इस चीज़ को निकाल देते हैं। क्या, इसको सर्जरी करके या सर्जरी करके उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं हो पाती हैं, लेकिन आपको टाइम पर भोजन करने की आवश्यकता है। यदि आप पित्ताशय जब डॉक्टर काट के हटा देते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो पेशेंट मर जाता है, बल्कि वो अब उसके लिए क्या है कि जब भोजन जो करना होता है वो टाइमिंग करना होता है, ताकि यकृत जो पित्त बना रहा है वो टाइम पर सिक्रीट कर दे, जिससे मतलब भोजन में भोजन का पाचन हो सके। क्योंकि पित्त जो होता है वो भोजन को क्षारीय बना देता है। तो डिडोनम वाले पार्ट में जब जाता है तो भोजन यही पित्त मिलता है, जिससे भोजन क्षारीय हो जाता है। तो याद रखें कि पित्ताशय जो होती हैं वो पित्त जमा होती हैं, न कि पित्त का निर्माण होती हैं। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देती हैं। बोलता है पित्त बनता कहाँ है, तो लोग पित्ताशय मार के चलाते हैं, और बोलेगा पित्त जमा कहाँ होती हैं तो यकृत मार के चलाते हैं। तो आज कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि यकृत जो होता है पित्त बनाता है, न कि जमा रखता है, और पित्ताशय के काम होती हैं पित्त को जमा रखना, न कि पित्त को बनाना। पित्ताशय में पित्त निर्माण नहीं होती हैं, यकृत के ठीक नीचे होती है। पित्ताशय में जब स्टोन हो जाती हैं तो ये स्टोन कभी ठीक नहीं हो सकता, इसलिए क्या करता है डॉक्टर इस पित्ताशय को काट कर ही हटा देता है। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि जब पित्ताशय रहेंगे ही नहीं तो क्या वो आदमी बच पाएगा? तो बिल्कुल बच पाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, क्योंकि पित्ताशय में तो सिर्फ पित्त जमा होती हैं, पित्त बनता थोड़ा है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि पित्ताशय नहीं रहेगा तो वो आदमी मर जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उसको टाइमिंग पर जब भोजन करेगा तो उसको टाइम पर भोजन देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब टाइम पर बॉडी जो है वो टाइम को देख लेता है कि हाँ इस टाइम भोजन आता है, उसी वक्त यकृत क्या करेगा, पित्त बनाकर वहाँ से छोड़ देगा, जिससे पाचन करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पित्त का जो पीएच होती हैं, क्या, पित्त का जो पीएच मान होती हैं वो 7.8 से 8.5 होती हैं। यानी पित्त कैसा होता है, क्षारीय होती हैं। क्यों क्षारीय होती हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि पित्त पीएच वैल्यू जो होती हैं, अगर 7 होती हैं तो वो उदासीन होती हैं, अगर 7 से कम होती हैं तो वो अम्लीय होती हैं, और जैसे ही 7 से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो क्षारीय हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। चलिए, पित्त, अब एक प्रश्न उठता है कि पित्त तो एंजाइम है नहीं, पित्त क्या है? पित्त तो क्षार होता है, ये एंजाइम नहीं है। तो जब एंजाइम नहीं है तो भोजन पचता कैसे, भोजन में सहायक कैसे है? क्योंकि पित्त जो होती है ना वो भोजन को क्षारीय बना देता है, और छोटी आंत कभी भी अम्लीय भोजन को पचा नहीं पाता है। याद रखें,
कि छोटी आंत जो होती हैं कभी भी अम्लीय चीज़ को पचाने में सक्षम नहीं है, इसलिए पित्त मिलना बहुत ज़रूरी होती है भोजन में। अगर पित्त भोजन में नहीं मिलेगा ना, यानी अगर पित्त भोजन में नहीं मिलेगा जिसे बाइल जूस बोलते हैं, अगर वो नहीं मिल पाएगा तो पाचन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटी आंत तो कभी भी भोजन को अम्लीय चीज़ों को पचा नहीं पाता है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। पित्त जो होता है वो भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उसको तोड़ने का काम करती हैं, यानी जो वसा जो होती है ना, उसी वसा को कौन तोड़ता है? पित्त तोड़ता है, जिसकी पीएच हम समझ गए 7.8 से 8.5 होती हैं, जो क्षारीय होती हैं, और यही पित्त जो होती हैं वसा को तोड़ता है। इस तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको इमल्सिफिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाती हैं? इमल्सिफिकेशन बोला जाती हैं, आप याद रखेंगे। तो फिगर आप देख सकते हैं, आहार नल कहाँ है? अमाशय यकृत जो होती हैं पेट के राइट साइड होती हैं, न कि लेफ्ट साइड। याद रखेंगे कि यकृत जो होती हैं वो अमाशय का लेफ्ट साइड होती हैं, और यकृत के जस्ट नीचे जो होती हैं वो पित्ताशय होती हैं। आप फिगर से देख रहे होंगे, आपको अच्छा से दिखाई पड़ रहा होगा फिगर। अग्नाशय जो होती हैं वो लेफ्ट साइड है, और उसके बाद जब भोजन जो कायम का रूप ले लिया है और चल गया है कहाँ? छोटी आंत में चला गया है। छोटी आंत के सबसे ऊपरी जो हिस्सा है वो क्या है? डुओडेनम है, उसके नीचे जेजुनम है, और उसके जस्ट नीचे इलियम है। ठीक है, इसकी हम चर्चा भी जस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच पाए। चलिए आगे हम छोटी आंत का हिस्सा हम देख लेते हैं। चलिए अब हम छोटी आंत का जो पक्वाशय या गृहिणी, जिसे ड्यूोडेनम बोला जाती हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं कि ड्यूोडेनम क्या होती हैं, पक्वाशय क्या होती है, या उसी का नाम गृहिणी होती हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो छोटी आंत होती हैं, उस छोटी आंत को जो पहला भाग होती हैं वो ड्यूोडेनम होती हैं, जिसे गृहिणी बोला जाती हैं, या इसे पक्वाशय भी बोला जाता है। ये जो हिंदी रूप नाम है, इस नाम को याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब बायोलॉजी में पूछा जाएगा, यानी पाचन तंत्र में जब पूछा जाता है, तो अब क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए अब ये ड्यूोडेनम नहीं देता है, बल्कि ये पक्वाशय या कहीं कहीं गृहिणी दे दिया होता है। तो याद रखेंगे, जो शब्दों का जो शब्द अगर ऐसा पूछ देगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बहुत लोग इसे बना के आएंगे और बहुत लोग इसे बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका शब्द का पता ही नहीं चलता है। तो याद रखेंगे, ड्यूोडेनम का मतलब क्या होती हैं? पक्वाशय होती हैं या गृहिणी होती हैं। ये पहला भाग होती हैं, यानी छोटी आंत का पहला भाग यही होती हैं, जहाँ से भोजन अमाशय से निकला था भोजन, तो कायम का रूप ले चुका था। अब भोजन कैसा था? कायम हो चुका था। अब यहीं पर क्या मिलता है? आपका पित्त मिलता है। पित्त जो जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होती हैं? पित्ताशय में जमा होती हैं। अब भोजन चूँकि छोटी आंत में, जैसा कि हम बताए थे कि भोजन छोटी आंत में कभी भी अम्लीय चीज़ों को नहीं पचाता है। याद रखें कि भोजन जो है कभी भी अम्लीय चीज़ को नहीं पचाता है, यानी कि जो भोजन जो हम किए हैं वो HCl में पहुंचा है, तो वो अम्लीय था, यानी कि भोजन कैसा आ रहा है? अम्लीय आ रहा ना। अब उसको हमको क्षारीय करना है, तभी तो भोजन पचा पाएगा छोटी आंत। तो ये क्षारीय कैसे होगा? इसका मतलब है हमें कहीं ना कहीं पित्त मिलाना होगा, और जब जैसे ही पित्त मिल जाएगा तो भोजन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो भोजन को क्षारीय करना है पक्वाशय में, तो पक्वाशय में कोई यानी ड्यूोडेनम में अम्लीय यानी कि एंजाइम नहीं होती हैं। इसमें किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होती हैं, लेकिन इसमें दो प्रकार के हार्मोन ज़रूर होते हैं, और ये 2 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वही पित्त का निर्माण जो पित्ताशय में बना है, जो पित्त जमा जो हुआ है, यानी पित्त जो जमा है पित्ताशय में, वो जो होती हैं हार्मोन, जो ड्यूोडेनम वाले पार्ट में जो हार्मोन्स हैं, जब वो सिक्रीट करेंगे तभी जाकर माने जो हार्मोन जो सिक्रीट करवाएंगे, तो उन्हीं के द्वारा
पित्त निकलेगा, यानी पित्त सिक्रीट करेगा। कहने का मतलब ये है कि दो प्रकार के जो हार्मोन है छोटी आंत में, यानी कि डोडोनम वाले भाग में जो दो हार्मोन जो होते हैं, इन हार्मोन का काम क्या होती हैं कि पित्त निकालना, एक जो करता है पित्त निकालने का काम करती हैं, यानी पित्ताशय से जो पित्त निकालने का काम करती हैं ताकि छोटी आंत में आएगा और भोजन को क्षारीय करेगा। लेकिन यदि भोजन क्षारीय नहीं होगा, याद रखें, अगर भोजन क्षारीय नहीं होगा तो भोजन को पचाना इतना आसान नहीं है छोटी आंत के लिए, क्योंकि भोजन कैसा है, अम्लीय है, उसको क्षारीय करना बहुत ज़रूरी है। तो क्षारीय करने के लिए, पित्त निकालने के लिए एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ना, ये कोलेसिस्टोकाइनिन का काम होता है पित्ताशय में जो पित्त जमा है उसको भैया सिक्रीट करो, क्योंकि भोजन कहाँ गया, पहुँच गया है, छोटी आंत में पहुँच गया है। अब जब छोटी आंत में भोजन पहुँचेगा तो यदि उसमें पित्त नहीं मिलेगा तो भोजन तो क्षारीय होगा ही नहीं। तो जब भोजन क्षारीय नहीं होगा तो पचेगा कैसे? तो सबसे पहले जिम्मेवारी है, किसका जिम्मेवारी है? सबसे पहले कोलेसिस्टोकाइनिन की जिम्मेवारी है कि वो हार्मोन को सिक्रीट करे ताकि पित्त वहाँ से निकले। क्या? पित्त वहाँ से निकले और भोजन को क्षारीय कर देगा। और जब भोजन क्षारीय हो जाएगा तो भैया पचना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वसा का जो पाचन करेगा ना, जो वसा को पाचन करेगा, यही पित्त जो वसा को तोड़ने का काम करता है, जो ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या होती हैं? ये कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स होती हैं। कहाँ होती हैं? तो डोडोनम वाले पार्ट में होती हैं, और इसका मेन काम होता है कि पित्ताशय में जो पित्त जमा है उसे पित्त निकालने में मदद करती हैं। और दूसरा हार्मोन होता है सिक्रेटिन। याद रखेंगे, बहुत ही टफ नाम है, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। समझना है तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करती हैं, पित्त निकलवाने में सपोर्ट करती हैं। यानी कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, जैसे ही वो भोजन छोटी आंत के डोडोनम वाले पार्ट में जब जाएगी, जैसे ही वहाँ पहुँच जाएगी भोजन, तो कोलेसिस्टोकाइनिन एक्साइट हो जाएगी, और जैसे ही एक्साइटमेंट होगा तो वहाँ से पित्त निकलने लगेगा। ठीक है, तो यानी कि पित्त के निकालने के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगा। जबकि एक और हार्मोन होती हैं सिक्रेटिन। उस सिक्रेटिन का क्या काम होती हैं? अग्नाशयी रस जो होती हैं, अग्नाशयी रस जो होती हैं उसे छोड़ने का काम करती हैं। अब अग्नाशयी रस जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसे हम ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज कहते हैं। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन याद रखेंगे। अग्नाशयी रस से यही 3 जो होती हैं वो एंजाइम निकलती हैं, और ये एंजाइम निकालने में मदद करती हैं। जबकि पित्त क्या था? क्षारीय था। क्या था? पित्त क्षारीय था। ये पित्त भोजन को पचाने में हेल्प करता है। क्या? भोजन को पचाने में हेल्प करती हैं। भोजन को पचाता कोई और है, लेकिन पित्त जो होती हैं वो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। अब एक अग्नाशयी रस जो होती हैं, जो सिक्रेटिन छोड़ता है, सिक्रेटिन जो हार्मोन्स होती हैं उसके द्वारा अग्नाशयी रस जो अग्नाशय से निकलता है, ये अग्नाशय से 3 जो निकलते हैं, जिसे हम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन बोलते हैं। लाइपेज के काम होती हैं वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। वसा को किस में परिवर्तित करना? ग्लिसरॉल में परिवर्तित करना। यानी वसा अब कैसा रूप ले लिया है? ग्लिसरॉल का रूप ले लिया है। एमाइलेज जो होती हैं वो मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। अब मंड तो आपको पता ही लग गया होगा कि मंड क्या होता है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। आप कमेंट में बताइए कि मंड क्या होते हैं, मंड क्या होती हैं। मंड का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? मंड किसको बोला जाती हैं? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ट्रिप्सिन जो होती हैं ये पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन को पाचन करती हैं, पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटीन को जो पेप्टोन में कन्वर्ट किया था वो कौन किया था? याद कीजिए, आमाशय वाले भाग में हम पेप्सिन नाम के जो पाइलोरिक में जो पेप्सिन हम देखे थे, वो ही पेप्सिन का काम क्या होता था? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया था।
पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया था ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर ट्रिप्सिन जो होती हैं वो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि ट्रिप्सिन में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ। एमाइलेज जो होती हैं, एमाइलेज किसका पाचन करती हैं, मंड को शर्करा में कन्वर्ट कर देती हैं। और लाइपेज जो होती हैं वो वसा को ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि सिक्रेटिन के द्वारा हम ये 3 चीज़ों का पाचन कंप्लीट कर गया है। आप समझ गए होंगे कि सिक्रेटिन का क्या काम होती हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन का क्या काम होती हैं। आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जेजोनम। क्या, जेजोनम। और जेजोनम में इसका कोई काम नहीं होती हैं। जेजोनम में सिर्फ रास्ता प्रोवाइड करती हैं कि खाना आगे के पार्ट में चल जाए। क्या, जेजोनम जो होती हैं वो कोई काम का नहीं होती हैं, ये सिर्फ भोजन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और ये इलियम वाले पार्ट में भोजन चला जाता है। किस में चला जाती हैं, अब ये भोजन कहाँ चला गया, इलियम वाला पार्ट में चल गया। इलियम जो होता है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है, इलियम जो होता है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होती हैं। इस अंतिम भाग में पाचन और अवशोषण दोनों का काम होती हैं। याद रखेंगे यहाँ पर पाचन कंप्लीट होना है, इलियम में पाचन कंप्लीट होना है, साथ में अवशोषण जो होती हैं उस अवशोषण का काम भी यही होना है। तो आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास इसको करना है कि कैसे पाचन हम कंप्लीट करवाते हैं। देखिए इलियम वाला भाग में जो इसमें बहुत सा जो अग्नाशयी इंटेस्टाइनल जो जूस होता है वो निकलता है, जिससे हम सक्कस इंट्रिकस के नाम से जाना जाती हैं। यानी सक्कस इंट्रिकस क्या होता है, ये बहुत सा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इसी इंटेस्टाइनल जूस को हम सक्कस इंट्रिकस बोला जाता है। समझ में आया, सक्कस इंट्रिकस बोला जाता है। अब हम बारी बारी से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो आता है इलियम वाले पार्ट में इरेप्सिन का काम क्या होती हैं। तो इरेप्सिन का जो काम होता है ना, वो प्रोटीन को पेप्टाइड जो कन्वर्ट कर दिया था। कौन किया था पेप्टाइड में, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किसने किया था, तो आप ट्रिप्सिन अभी जस्ट बताए थे कि ट्रिप्सिन जो किया था वो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था। यानी प्रोटीन जो पेप्टाइड के रूप में आ गया था। अब इरेप्सिन का काम क्या हुआ कि वो पेप्टाइड जो है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। जब हम एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो जाएगा। यानी क्या, एमिनो एसिड का पाचन तो हम कंप्लीट कर लिए। कैसे कंप्लीट किए, तो पहले जो प्रोटीन का पाचन हुआ था वो पेप्सिन किया था। दूसरा पाचन कहाँ हुआ, सिक्रेटिन में अग्नाशयी रस जो ट्रिप्सिन था वो ट्रिप्सिन जो कि पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था। और तीसरा जो पेप्टाइड जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। और एमिनो एसिड जैसा कि जानते हैं कि प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप है। ये यहाँ से सिर्फ आगे चल के सिर्फ एनर्जी बनता है। और जो राइबोसोम में जाता है एमिनो एसिड से कहाँ जाती हैं, राइबोसोम में जाती हैं और प्रोटीन का बन के तैयार हो जाती हैं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ हो गया, प्रोटीन का पाचन जो एमिनो एसिड इरेप्सिन जो अग्नाशयी रस जो छोड़ा इरेप्सिन वाले पार्ट में ये कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन हम देख लिए, प्रोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लाइपेज जो होती हैं ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ग्लिसरॉल तो हम पहले बना दिए थे। क्या, ग्लिसरॉल क्या पहले बन गया था, कहाँ पर बना था, तो आप देख सकते हैं लाइपेज वाले भाग में हम वसा को किस में कन्वर्ट कर दिया था, लाइपेज ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर दिया था। और यहाँ पर लाइपेज जो है वो वसा को किस में, अमीनो एसिड वसा को किस में कन्वर्ट कर दिया, बसीय अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब अब वसा का भी पूर्ण पाचन कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हो गया, जब बसीय अम्ल यानी फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, जब वसा फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वसा का पाचन कंप्लीट हो गया है। माल्टेज जो होता है माल्टोज को पचाता है। क्या,
माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को पचाता है, सुक्रोज को पचाता है, यानी चीनी को पचाने का काम कौन करता है? सुक्रेज करता है। फ्रक्टोज जो होती हैं, लैक्टोज जिसे बोलती हैं, वो लैक्टोज को पचाता है। लैक्टेज किसका पाचन करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। इसका मतलब हम सारा चीज़ का पाचन कंप्लीट कर दिए। हर चीज़ का पाचन, प्रोटीन हो या वसा हो या कार्बोहाइड्रेट हो, किसी भी तरह का पाचन यहाँ पर जाके छोटी आंत में आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया। तो हम लोग तीनों चीज़, जो कार्बोहाइड्रेट वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो, इन तीनों का पाचन हम कंप्लीट कर दिए। अब हम एक चीज़ हम भूल गए। एक चीज़ जो है, आप फिगर में देख रहे होंगे विलाय। विलाय जो नीचे है, विलाय का आखिर काम क्या होती हैं? तो याद रखिए, विलाय का जो काम होता है वो छोटी आंत का अंतिम इलियम वाले भाग में होती हैं, और इसका जो रचना होती है अंगुली के समान होती हैं। आप देख रहे हैं इसकी रचना कैसा है, ये अंगुली के समान दिख रहा होगा, इसे ही विलाय बोला जाती हैं। और इसका काम जो होती हैं वो अवशोषण करने का काम होती हैं, यानी कि पाचन के साथ साथ, हम जैसा कि बताए कि छोटी आंत में पाचन के साथ साथ, यानी इलियम के छोटी आंत के इलियम वाला भाग में हम क्या इलियम वाले भाग में हम क्या देखें? पाचन तो देख ही लिए, साथ में अवशोषण भी कंप्लीट होने को है, यानी चूसने का भी काम कहाँ होता है? इलियम वाले पार्ट में एक विलाय जो है वही अवशोषण करता है, यानी कि भोजन को चूसता है, और उसके बाद रस बनता है, और उसके बाद ही एनर्जी वहाँ से तैयार हो पाता है। तो भोजन के, अब एक क्वेश्चन आता है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीने की अलाउ किया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भोजन के बाद या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जैसे ही आप भोजन करते हैं और पानी पीते हैं तो जो जठराग्नि होती हैं वो शांत पड़ जाती हैं, और पाचने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और एंजाइम जो निकलता है, अग्नाशयी रस जो एंजाइम छोड़ता है वो पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाती हैं। तो आप याद रखें कि भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना वर्जित है। इसका मतलब यह है कि यदि आप पानी पीते हैं तो एंजाइम पतला होगा, जिससे आप पाचन की क्रिया शांत पड़ेगी, और जहाँ भोजन का पाचन 6 घंटा में होगा वहाँ पर भोजन का पाचन 10 घंटा के अप्रोक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप पानी पीकर जैसे ही भोजन किए और उसके बाद जस्ट बाद पानी पी लिए, तो पानी पीने से क्या होगा? आपका जो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज जो छोड़ता है, अग्नाशयी रस जो छोड़ता है, वो क्या करेगा? वो पतला कर देगा, जिससे आपको भोजन पचने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, और भोजन उससे क्या होती हैं? भोजन सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि भोजन को पचाना है, न कि सड़ाना है। तो भोजन सड़ेगा कैसे नहीं? क्योंकि बहुत लोग होते क्या हैं कि भोजन को करते हैं और बस भोजन करने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं। जब भोजन करने के जस्ट बाद आप पानी पीते हैं तो कितना भयंकर से भयंकर बीमारी आने का खतरा बन जाता है, क्योंकि वो जो भोजन होती हैं वो पचने के बजाय सड़ने का काम करती है, न कि पचता है वो। तो याद रखें, जब भोजन करते हैं तो पानी कम से कम एटलीस्ट आप 1 से 2 घंटा के बाद पानी पी सकते हैं। तो अधिक जल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए आप समझ गए। भोजन करने के अब एक क्वेश्चन और आता है कि जब भोजन आप करते हैं तो हमें नींद क्यों आता है? अक्सर आप देखते होंगे कोई बंदा जो है भोजन करने के बाद जस्ट उसको नींद आता है। तो आखिर नींद क्यों आता है? क्या मतलब बनता है नींद का यहाँ पर? तो देखिए, काम अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए? अरे भाई, आप जब पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी आपको दिमाग को चाहिए ना, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में या बोलने में या किसी चीज़ में। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका दिमाग में जो एनर्जी लेवल है वो कम है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब कोई काम कर रहा होता है तो उसको एनर्जी उसी क्षेत्र में, जब आप चलेंगे या दौड़ेंगे
तो आपको एनर्जी कहाँ चाहिए? पैर में चाहिए ना। जब आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए था? आपको दिमाग में चाहिए था। उसी प्रकार से भोजन का पाचन तो पेट में होता है। भोजन का पाचन कहाँ होती हैं? पेट में होती हैं। जब भोजन पचा रहा होता है, क्या जब भोजन पचा रहा होता है तो ब्लड जो होती है ना, ब्लड पेट में चला जाती हैं, जिससे कि दिमाग शांत पड़ जाती हैं और नींद आने लगती हैं। अब पता चला होगा आपको कि नींद क्यों आता है। आप समझ गए होंगे कि नींद आखिर आता क्यों है। क्योंकि पेट का जितना भी दिमाग का जितना भी ब्लड होती हैं या टोटल बॉडी का जितना भी ब्लड होती हैं वो कहाँ चला जाती हैं? पेट में चला जाती हैं भोजन को पचाने के लिए, जिससे दिमाग शांत पड़ जाती हैं और नींद आने लगती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भोजन करने के बाद नींद क्यों आता है, आप समझ गए होंगे। चलिए हम छोटी आंत से निकलने वाला जितना भी काम था वो हम कर दिए, यानी कि लाइपेज वसा का पाचन कर दिए, प्रोटीन का पाचन कर दिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिए, चूस लिए, जो रस निकलता है उन रस भी निकाल दिए, और उसके बाद निकलने के बाद हमारे जितना भी प्रोटीन वोटीन का पाचन कंप्लीट हो गया। अब हम जल का पाचन करवाएंगे। जल का अवशोषण कहाँ करवाएंगे? तो बड़ी आंत में करवाएंगे। बड़ी आंत को हम अगला वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। तो चलिए 5-6 मिनट ज़्यादा हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट ही है। आपको समझाने में थोड़ा सा समय लग गया ज़्यादा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।